नमस्कार विद्यार्थियों, सनराइज एजुकेशन एकेडमी समदड़ी में आपका स्वागत है। आइए आज हम क्लास 12th सब्जेक्ट बिजनेस स्टडी लेसन फर्स्ट मैनेजमेंट इंट्रोडक्शन नेचर सिग्निफिकेंस एंड स्कोप उसके पार्ट 4th के बारे में डिस्कस करते हैं। पार्ट 3 हमने कंप्लीट कर लिए हैं, आज हम पार्ट 4th पढ़ते हैं। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट का इम्पॉर्टेंस यानी प्रबंध का महत्व, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो प्रबंध का महत्व उसी प्रकार है जिस प्रकार मानव शरीर में जिस प्रकार रक्त की भूमिका होती है, इसी प्रकार किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैनेजमेंट की भी भूमिका होती है। इसके बारे में अध्ययन करेंगे। द मैनेजमेंट वॉज इन द फॉर्म ऑफ डेवलपमेंट ऑर्डर ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन इन सम फॉर्म। इसका अर्थ है प्रबंध किसी न किसी रूप में मानव सभ्यता के विकास के क्रम में भी प्रबंध विद्यमान था, यानी कि उसमें भी प्रबंध का प्रयोग किया जाता था, चाहे किसी भी फॉर्म में किया जाए। इन विच द ह्यूमैनिटी स्टार्टेड वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर। इसका अर्थ है कोई भी संगठित कार्य, चाहे वह किसी भी क्षेत्र में हो, कोई भी कार्य है जो कोई भी संगठित कार्य चाहे वह किसी भी क्षेत्र में हो, जैसे सोशल सेक्टर हो, इकोनॉमिक सेक्टर हो या पॉलिटिकल या कोई लीगल सेक्टर हो, बिना उचित प्रबंध के इनका संचालन नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ऑर्गेनाइज्ड वर्क कैन नॉट बी अचीव, जो संगठित कार्य है वो प्राप्त नहीं किया जाएगा। इन एनी फील्ड, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, इट कैन बी इकोनॉमिक सोशल पॉलिटिकल लीगल और विदाउट अचीविंग इट इज़ ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉपर मैनेजमेंट, यानी प्रॉपर मैनेजमेंट के बिना इन कार्यों को करना संभव नहीं है और उपक्रम के उद्देश्यों को प्राप्त करना इम्पॉसिबल है विदाउट प्रॉपर मैनेजमेंट। ठीक है, सिमिलरली वॉट एवर देयर इज एनी कंट्री और इकोनॉमिक सिस्टम और एनी डिस्प्यूट मैनेजमेंट इज कंसिडर्ड इम्पॉर्टेंट इक्वली। इसका अर्थ है चाहे किसी भी प्रकार का कोई भी देश हो या कोई भी आर्थिक प्रणाली हो या कोई भी डिस्प्यूट हो, उसे उचित प्रबंध के बिना सॉल्यूशन उसका नहीं किया जा सकता। ठीक है, उसका समाधान बिना उचित प्रबंध के नहीं किया जा सकता। इसके बाद हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। इन दिस रिगार्ड, यानी इसके संदर्भ में, द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ उर्विक सो द इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि इसके संदर्भ में उर्विक द्वारा प्रबंध के महत्व को समझाते हुए एक स्टेटमेंट दिया गया है, एक कथन दिया गया है। उस कथन में प्रबंध के महत्व को समझाया गया है। इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। No theory, promise or political imaginations can make maximum production achieving by using limited human and physical resources and with the minimum efforts। इसका अर्थ है चाहे कोई भी सिद्धांत हो या कोई भी वाद या कोई पॉलिटिकल इमेजिनेशन, यानी कि कोई भी राजनीतिक कल्पना हो, इट कैन बी मैक्सिमम प्रोडक्शन, ये तभी अधिकतम उत्पादन कर पाएंगे या अपने अधिकतम उत्पादन को तभी अचीव कर पाएंगे by using limited human and physical resources with minimum efforts, यानी कि जो संस्थान में जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं और जो फिजिकल रिसोर्सेज हैं उनको मिनिमम यूटिलाइज करते हुए, उनका न्यूनतम प्रयोग करते हुए संसाधन में अधिकतम उत्पादन को संभव बनाना, यह केवल मैनेजमेंट, उचित मैनेजमेंट, प्रॉपर मैनेजमेंट द्वारा ही पॉसिबल है। तो इट इज़ ओनली पॉसिबल बाय इफेक्टिव मैनेजमेंट, यह कार्य जो केवल उचित प्रबंध द्वारा ही संभव है। ठीक है, समझ में आ गया? तो इसको अब इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो नोट डाउन कर लें, हिंदी मीडियम वालों के लिए मैं बाद में नोट करवाऊंगा, तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लें। आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब इसी को वापस हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए हिंदी में समझ लेते हैं। प्रबंध का महत्व। प्रबंध किसी न किसी रूप में मानव सभ्यता के विकास क्रम से विद्यमान था, यानी कि जैसे ही मानव सभ्यता की उत्पत्ति हुई है, मानव का विकास हुआ है, उस समय भी प्रबंध विद्यमान था, यानी कि एग्जिस्टेंस में था। कोई भी संगठित कार्य, चाहे वह किसी भी क्षेत्र में हो, आर्थिक क्षेत्र, सामाजिक, राजनीतिक अथवा न्यायिक क्षेत्र हो, बिना प्रबंध के अपने उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर सकता। यानी बिना प्रबंध के ये कोई भी क्षेत्र में ऑर्गेनाइजेशन हो अपने उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर पाएगा। इसी प्रकार चाहे कोई भी देश हो या कोई भी आर्थिक प्रणाली हो या कोई भी न्यायिक कार्य हो, सभी में समान रूप से प्रबंध का महत्व है। ठीक है, सभी में प्रबंध का इक्वल इम्पॉर्टेंस है, समान महत्व है। इस संबंध में उर्विक का कथन प्रबंध के महत्व को प्रदर्शित करता है, यानी कि प्रबंध के महत्व को स्पष्ट करने के लिए इसने उर्विक ने जो एक स्टेटमेंट दिया है, उस स्टेटमेंट के बारे में पढ़ते हैं। स्टेटमेंट यह है कि
कोई सिद्धांत, वाद या राजनीतिक कल्पना सीमित मानवीय संसाधनों और भौतिक संसाधनों के उपयोग से कम प्रयत्न द्वारा अधिक उत्पादन संभव नहीं बना सकते। यानी कि बिना उचित प्रबंध के कोई भी संगठन हो या कोई थ्योरी हो, कोई राजनीतिक कल्पना हो, वो उचित मानवीय और भौतिक संसाधनों के प्रयोग और कम प्रयत्न द्वारा संभव नहीं बना सकते हैं। कहने का अर्थ यह है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो वो मानवीय संसाधनों और भौतिक संसाधनों के सीमित प्रयोग से अधिकतम उत्पादन को तभी संभव बना पाएगा जब उस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा प्रभावी प्रबंध किया जाए। ठीक है, तो यह केवल प्रभावी प्रबंध से ही ऐसा संभव हो सकेगा। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लें, स्क्रीनशॉट लेके रखें, बाद में इसे अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लें। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं प्रबंध के कारण, रीजंस, प्रबंध के कारण। देयर आर टू रीजंस फॉर इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। प्रबंध के महत्व को समझने के लिए इसके दो रीजंस हैं, दो प्रमुख कारण हैं, उसे समझना होगा। ठीक है, फर्स्ट है द नेचर ऑफ मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन। द नेचर ऑफ मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन हैज़ बिकम क्वाइट वाइडर देन इट इन द पास्ट। इसका अर्थ है जो पास्ट में, यानी कि जो इन पास्ट में जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन था उसका जो कार्य क्षेत्र था, जो वर्किंग एरिया था, वो सीमित था, लिमिटेड था। जबकि इन प्रेजेंट टाइम में मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन यानी कि वर्तमान या आधुनिक समय में जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो वर्किंग एरिया है या जो कार्य क्षेत्र है जो वाइड हैं, पास्ट की कंपैरिजन में वाइड हैं। द कॉम्प्लेक्सिटीज इंक्रीज अ लॉट। यानी कि बिजनेस का कार्य क्षेत्र बढ़ जाने से उसमें कुछ कॉम्प्लिसिटी आ गई, यानी कि कुछ जटिलताएं आ गई हैं, जटिलताओं में भी वृद्धि हो गई है। जैसे बिजनेस के कार्य क्षेत्र में वृद्धि हुई, उसका स्कोप या एरिया में वृद्धि हुई, उसमें जटिलताओं में भी वृद्धि हो गई है। विच कैन बी रिसॉल्व ओनली बाय द इफेक्टिव मैनेजमेंट। जिसे समाधान है जो केवल प्रभावी प्रबंध द्वारा ही किया जा सकता है। समझ में आ गया? तो अतीत या पास्ट की तुलना में वर्तमान संगठनों के स्वरूप काफ़ी बड़ा हो गया है। इस बढ़ते स्वरूप के कारण कार्य पूर्ण करने में जो जटिलताएं या जो बाधाएं आती हैं वो भी बढ़ गई हैं, जिसका समाधान केवल प्रभावी प्रबंध द्वारा ही संभव है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सेकंड रीजन की बात करते हैं। दूसरा क्या रीजन है प्रबंध का, प्रबंध के इंपॉर्टेंस का सेकंड रीजन क्या है? ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन ऑफ बिजनेस। यानी कि जो बिजनेस हैं उसका ग्लोबलाइजेशन होगा। ग्लोबलाइजेशन का अर्थ होता है वैश्वीकरण। तो व्यापार के वैश्वीकरण के कारण एवरी कंट्री एंड इट इज़ ऑर्गेनाइजेशन हैव टू फेस वर्ल्ड क्लास कंपटीशन। व्यापार के वैश्वीकरण के कारण प्रत्येक देश और प्रत्येक ऑर्गेनाइजेशन यानी कि प्रत्येक उपक्रम को वर्ल्ड क्लास कंपटीशन यानी कि विश्व स्तरीय जो प्रतिस्पर्धा है उसका सामना करना पड़ता है। हैव टू फेस यानी उसे सामना करना पड़ता है। जो विश्व स्तरीय जो वैश्वीकरण हुआ है उसका प्रत्येक देश और प्रत्येक संगठन को उसका सामना करना पड़ता है। इसके लिए भी प्रबंध का महत्व बढ़ जाता है। तो व्यापार के वैश्वीकरण के फलस्वरूप प्रत्येक देश और उसके संगठनों को विश्व स्तरीय प्रतियोगिता का सामना करना पड़ता है और इसका सामना तभी किया जाएगा जब इफेक्टिव मैनेजमेंट प्रभावी प्रबंध द्वारा कार्य किया जाए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। जो उदारीकरण की जो प्रक्रिया है उसकी शुरुआत कब हुई थी? 1990 में। द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन बिगिन इन 1990 टू मेक द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री मोर इफेक्टिव। किसी कंट्री की यानी किसी देश की अर्थव्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के लिए लिबरलाइजेशन किया जा रहा है। और उस लिबरलाइजेशन की शुरुआत कमेंसमेंट कब हुआ है? 1990 में, 1990 के दशक में। नेक्स्ट, इन विच इनॉर्मस चेंजेज वर मेड इन इकोनॉमिक पॉलिसीज। यानी कि इस कारण इनॉर्मस चेंजेज, इनॉर्मस का अर्थ है बहुत बड़ा, इनॉर्मस का अर्थ है बहुत बड़ा। इनॉर्मस या इसके स्थान पर वर्ड यूज़ किया जा सकता है हग, SUGE। हग का अर्थ भी होता है बहुत बड़ा और इनॉर्मस का अर्थ भी है बहुत बड़ा।
तो इनॉर्मस चेंजेस वर मेड इन इकोनॉमिक पॉलिसीज़, यानी कि ग्लोबलाइजेशन के फलस्वरूप, ग्लोबलाइजेशन के परिणाम स्वरूप जो इकोनॉमिक पॉलिसी थी, यानी कि जो आर्थिक नीतियाँ थी उनमें बहुत अधिक चेंजेज आया है, इनॉर्मस चेंजेज यानी बहुत अधिक परिवर्तन आया है। किसके कारण? इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के कारण। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, बाद में अपनी नोटबुक में इसे नोट डाउन कर लें। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। इसे वापस हिंदी लैंग्वेज में वापस समझ लेते हैं एक बार। देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए 1990 के दशक में आर्थिक उदारीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, जिसमें आर्थिक नीतियों में व्यापक परिवर्तन किए गए। यानी कि आर्थिक उदारीकरण 1990 के दशक में शुरू हुआ। इस आर्थिक उदारीकरण से जो आर्थिक नीतियां थी उनमें बड़े स्तर पर परिवर्तन किया गया है। पहले जो आर्थिक नीतियां थी वो प्रतिकूल थी, उनको देश के अनुकूल बनाया गया है और उदारीकरण को प्रारंभ किया गया है। अब उदारीकरण का अर्थ होता है किसी देश की अर्थव्यवस्था को दूसरे देश की अर्थव्यवस्था से जोड़ना। जैसे कि हम बात करें लिबरलाइजेशन की, उदारीकरण की, दो वर्ड आते हैं, एक तो लिबरलाइजेशन और एक आता है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का अर्थ होता है वैश्वीकरण, यानी कि एक देश की अर्थव्यवस्था को दूसरे देश की अर्थव्यवस्था से जोड़ना या एक देश की अर्थव्यवस्था को दूसरे देश की अर्थव्यवस्था के लिए शामिल करना। जैसे हम बात करते हैं इंडिया में जो इंडस्ट्री थी वो डेवलप नहीं थी, पूर्ण रूप से डेवलप नहीं थी, और भारत के पास पूंजी का भी अभाव था, लैक ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन यानी पूंजी का अभाव था। इसलिए भारत उन इंडस्ट्री को पूर्ण रूप से डेवलप नहीं कर पाया। तो भारत ने दूसरी कंट्री या दूसरे देश जापान को भारत में व्यापार करने के लिए आमंत्रित किया। तो ये कहलाता है ग्लोबलाइजेशन। समझ में आ गया? यानी कि जापानीज इंडस्ट्री हैं, जो जापानीज कंपनी है, जापान की कंपनियां हैं, उनको भारत में व्यापार करने के लिए लाइसेंस देना और उन्हें व्यापार करने की अनुमति देना, ये कहलाता है ग्लोबलाइजेशन। इसकी शुरुआत 1990 के डिकेड में शुरू हुई, 1990 के दशक में शुरुआत हुई। जैसे इसकी बात करें तो ये वास्तविकता में ये भारत में इस प्रकार का ग्लोबलाइजेशन मौजूद है। जो अलवर क्षेत्र हैं, राजस्थान का जो अलवर क्षेत्र है, अलवर क्षेत्र में जापान की कई कंपनीज स्थापित हैं। जैसे जापान का जो अलवर का क्षेत्र आता है, घिलोट, नीमराणा, यहाँ पर जापान की जो इकाइयाँ हैं वो स्थापित की गई हैं। तो यह भी एक ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण का ही एक उदाहरण है। ठीक है, प्रबंध के महत्व को निम्न बिंदुओं द्वारा आसानी से समझा जा सकता है। इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट कैन बी अंडरस्टूड बाय फॉलोइंग पॉइंट। प्रबंध के महत्व को हम निम्न बिंदुओं द्वारा समझ सकते हैं। फर्स्ट बिंदु इम्पॉर्टेंस आता है फेसिंग कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा का सामना करना। फेसिंग कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा का सामना करना। इन टूडेज टाइम एवरी बिजनेस हैज़ बिकम कॉम्पिटिटिव। वर्तमान समय में प्रत्येक बिजनेस है जिसे कंपटीशन यानी कि प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है। दिस कंपटीशन हैज़ नॉट इमर्ज ड्यू टू इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन। यह जो कंपटीशन है यह ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है, यानी कि आंतरिक संगठन में कंपटीशन नहीं है, बल्कि यह कंपटीशन एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी है। कंपटीशन की बात करें तो ये कंपटीशन दो स्तर पर किया जाता है। एक तो होता है बिजनेस में इंटरनली, इंटरनल का अर्थ है एक ही ऑर्गेनाइजेशन में विभिन्न एक ही ऑर्गेनाइजेशन के जो डिफरेंट प्रोडक्ट हैं उनके बारे में कंपटीशन यानी इंटरनल कंपटीशन। और दूसरा है एक्सटर्नल कंपटीशन, एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन के साथ कंपटीशन। एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि बाह्य उपक्रम है उनके साथ कंपटीशन। एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि उस
कंट्री में या अदर कंट्री में वैसे ही दूसरे ऑर्गेनाइजेशन हैं, उन ऑर्गेनाइजेशन के साथ कंपटीशन होना। अब ये कंपटीशन भी दो टाइप से हो सकता है। कंपटीशन दो प्रकार से होता है। कंपटीशन को हम डिस्कस करते हैं तो कंपटीशन दो टाइप से हो सकता है। एक तो पहले हमने समझा लेवल के आधार पर, इंटरनल और एक्सटर्नल, और एक हम समझते हैं प्रोडक्ट के बारे में जो कंपटीशन है, वस्तु के बारे में, जो किसी प्रोडक्ट या उत्पाद के बारे में जो कंपटीशन है, जो प्रतिस्पर्धाएं, वो दो स्तर पर या दो आधार पर हो सकती हैं। एक तो वस्तु की गुणवत्ता के आधार पर, यानी कि क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट यानी कि वस्तु की गुणवत्ता के आधार पर कंपटीशन। दूसरा है उसकी रीजनेबल प्राइस, उसके आधार पर, उचित लागत के आधार पर कंपटीशन, यानी कि कंपटीशन ऑन द बेस ऑफ रीजनेबल प्राइस। उचित लागत, वस्तु की उचित लागत, उचित लागत का अर्थ है वस्तु को कस्टमर को उच्च लागत पर उपलब्ध करवाना, जिसे समाज के सभी वर्गों द्वारा उससे खरीदा जा सके या उसे परचेज किया जा सके, तो उसे कहा जाता है रीजनेबल प्राइस। तो यह कंपटीशन दो वस्तु की दो आधार पर हो सकता है, क्वालिटी के आधार पर और उसके रीजनेबल प्राइस या रीजनेबल कॉस्ट के आधार पर, उचित लागत के आधार पर कंपटीशन हो सकता है। ठीक है, तो हमने पढ़ा फेसिंग कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा का सामना करना, और ये प्रतिस्पर्धाएं जो दो स्तर पर हो सकती हैं। क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, मैन्युफैक्चरिंग, जो गुड्स या जो वस्तु का निर्माण किया गया है उसकी गुणवत्ता के आधार पर कंपटीशन। दूसरा कीप लोअर प्राइस, यानी कि वस्तु की कीमत है जो निम्न कीमत रखना, वस्तु की निम्न कीमत निर्धारित करना। उसके बाद हम नेक्स्ट सेकंड पॉइंट पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, यानी संसाधनों का विकास। संसाधनों के विकास में प्रबंध की क्या भूमिका है या क्या महत्व है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो हमने समझा था, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, हमने डिस्कस किया था टाइप ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों के प्रकार। उसमें हमने डिस्कस किया था रिसोर्सेज आर मेनली 3 टाइप्स। अब रिसोर्सेज की बात करूं तो रिसोर्सेज में जो संसाधन हैं, उन संसाधनों के वर्गीकरण की बात करूं, इन रिसोर्सेज का अगर क्लासीफाई किया जाए, क्लासिफिकेशन, तो इनका क्लासिफिकेशन 3 प्रकार से किया जाता है। फर्स्ट आता है कौन से रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज, मानवीय संसाधन हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज, मानवीय संसाधन। सेकंड फिजिकल रिसोर्सेज, और थर्ड आता है जो कौन सा, फाइनेंशियल रिसोर्सेज। मानवीय संसाधन, भौतिक संसाधन और वित्तीय संसाधन। भौतिक संसाधन को मटेरियल संसाधन भी कहा जाता है, ठीक है, मटेरियल रिसोर्सेज। तो इन सभी संसाधनों का विकास करना, इनका डेवलपमेंट करना, ये भी प्रबंध का प्रमुख कार्य है, ठीक है। द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री और ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर डेवलपमेंट ऑफ इट इज रिसोर्सेज। किसी भी कंट्री यानी कि किसी देश के विकास करना या किसी ऑर्गेनाइजेशन उपक्रम का विकास करने के लिए यह आवश्यक होता है कि इसके संसाधनों का विकास किया जाए। पहले जब संसाधनों का विकास किया जाएगा, इन तीनों प्रकार के संसाधनों का विकास होगा, तो ही किसी ऑर्गेनाइजेशन या कंट्री का विकास हो पाएगा, ठीक है। मैनेजमेंट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। जो प्रबंध हैं वो महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी प्रबंधक की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है संसाधनों के विकास करने के बारे में। तो किसी भी देश या संगठन के विकास के लिए उसके संसाधनों का विकास आवश्यक है। किसी भी देश या संगठन का विकास करना है तो पहले उस देश या उस ऑर्गेनाइजेशन में जो संसाधन लगे हुए हैं उन संसाधनों का विकास करना होगा। और संसाधनों के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में प्रबंध कार्यरत होता है, यानी कि प्रबंध की संसाधनों के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
ठीक है, तो इसे नोट कर लें। इसे नोट डाउन कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, बाद में अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेना। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं एप्रोप्रिएट यूज ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों का समुचित उपयोग करना। संसाधनों का समुचित उपयोग करना। जो अभी हमने संसाधन पढ़े थे, 3 प्रकार के जो संसाधन थे, ये जो क्लासिफिकेशन हमने रिसोर्सेज का किया, ह्यूमन रिसोर्सेज मानवीय संसाधन, फिजिकल रिसोर्सेज या मटेरियल रिसोर्सेज जो भौतिक संसाधन, और फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो वित्तीय संसाधन हैं, इन सभी प्रकार के संसाधनों के व्यवसाय में समुचित उपयोग किया जाए। यानी कि इन संसाधनों का इस तरीके से उपयोग करना जिससे कि भविष्य के लिए उन्हें भविष्य में उन्हें रीयूटिलाइज करने के लिए उनका वापस प्रयोग या उपयोग किया जा सके। द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस रिसोर्सेज इज नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट बट देयर एप्रोप्रिएट यूज इम्प्रूव द फंक्शनलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसका अर्थ है जो विभिन्न प्रकार के जो संसाधन हैं, उन संसाधनों का होना ही केवल महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि उन संसाधनों का एप्रोप्रिएट यूज, उन संसाधनों का उचित या समुचित प्रयोग किया जाना, उन संसाधनों का समुचित प्रयोग करते हुए और उस ऑर्गेनाइजेशन के कार्यों को पूर्ण करना क्या कहलाएगा? संसाधनों का समुचित उपयोग। अब वेरियस रिसोर्सेज हमने डिस्कस कर लिए। वेरियस रिसोर्सेज के अंतर्गत हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा, कौन कौन से रिसोर्सेज हैं। वेरियस रिसोर्सेज का मीन्स, वेरियस रिसोर्सेज मीन्स फिजिकल, ह्यूमन रिसोर्सेज, फिजिकल रिसोर्सेज और फाइनेंशियल रिसोर्सेज। ठीक है, इन सभी रिसोर्सेज का एप्रोप्रिएट यूज करना। वेरियस रिसोर्सेज मीन्स ये रिसोर्सेज जो अभी हमने डिस्कस किए, इन रिसोर्सेज का क्या करना? प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना, एप्रोप्रिएट यूज करना, समुचित उपयोग करना। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, मैनेजमेंट इज नॉट ओनली एंश्योर दैट द यूज ऑफ विच रिसोर्सेज। इसका अर्थ है प्रबंध का कार्य केवल यह सुनिश्चित करना नहीं है कि संसाधनों का किस प्रकार उपयोग किया जा रहा है। यानी प्रबंध का कार्य केवल यह सुनिश्चित करना नहीं है कि संसाधनों का उपयोग किस प्रकार किया जाए या कौन से संसाधनों का कहाँ पर उपयोग किया जाए, बट ऑल्सो एंश्योर दैट रिसोर्सेज आर इफेक्टिवली यूज्ड देयर। बल्कि यह सुनिश्चित करना, एंश्योर का अर्थ है सुनिश्चित करना, बल्कि यह सुनिश्चित करना कि उन संसाधनों का इफेक्टिवली यूज किया जाए, मतलब प्रभावपूर्ण तरीके से या समुचित तरीके से उस संसाधनों का प्रयोग किया जाए या उपयोग किया जाए। ठीक है, इसे वापस हिंदी में समझ लेते हैं। केवल विभिन्न संसाधनों का विकास ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि उनका समुचित उपयोग किसी संस्था की कार्य क्षमता को बढ़ाता है। संसाधनों का उपयोग करना ही आवश्यक नहीं है, बल्कि यह आवश्यक है कि उन संसाधनों का समुचित उपयोग किया जाए ताकि संस्था की कार्य क्षमता है उस, यानी कि जो वर्किंग कैपेसिटी है या जो एफिशिएंसी है उसको बढ़ाया जाए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें, प्रबंध न केवल यह सुनिश्चित करता है कि किस संसाधन का कहाँ प्रयोग करना समुचित होगा, बल्कि यह भी निश्चित करता है कि वहाँ पर संसाधनों का प्रयोग प्रभावी ढंग से किया जाए। यानी कि प्रबंध का कार्य केवल यह सुनिश्चित करना नहीं है कि संसाधन का प्रयोग कहाँ करना है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करना है कि उन संसाधनों का प्रयोग प्रभावी ढंग से हो। ये किसके द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा? मैनेजमेंट द्वारा। तो मैनेजमेंट की भूमिका बढ़ जाती है, यानी कि इसका इम्पोर्टेंस है जो मैनेजमेंट का बढ़ जाता है। नेक्स्ट हम टॉप पॉइंट पढ़ते हैं। समझ में आ गया होगा ना यहाँ तक। नेक्स्ट पॉइंट आता है इनोवेशन एंड इट इज़ यूज, नवाचार और उसका उपयोग। पहले तो हमें नवाचार का अर्थ समझना होगा। तो हम समझेंगे इनोवेशन, ये आई लिखा हुआ है, ठीक है, इनोवेशन जिसे हिंदी में कहेंगे नवाचार। नवाचार का अर्थ समझते हैं पहले। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, नवाचार यानी कि प्रोडक्शन ऑफ
न्यू प्रोडक्ट, नई वस्तुओं का उत्पादन करना, प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट, नई वस्तुओं का उत्पादन करना। तो प्रबंध नवाचार या इनोवेशन का अर्थ है नई वस्तुओं का इस प्रकार उत्पादन करना कि उपभोक्ताओं को अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो सके। समझ गए ना? इनोवेशन का अर्थ नई वस्तुओं का इस प्रकार या इस तरीके से उनका उपयोग, इस प्रकार से उनका उत्पादन करना जिससे उपभोक्ताओं को अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो सके, यानी कि किसी भी प्रोडक्ट को नई तरीके से लॉन्च करना। क्या कहलाता? नवाचार। जैसे बाजार में नई नई टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए कई प्रकार के जो प्रोडक्ट आते हैं, नए नए प्रोडक्ट आते हैं, उनको कहा जाता है, वो क्या है? एक नवाचार का ही एक रूप है, नवाचार का ही एक उदाहरण है। इन टूडे एरा इनोवेशन, एरा का अर्थ होता है युग, समय या काल। वर्तमान युग में जो नवाचार हैं वो एक महत्वपूर्ण है, इसेंशियल हैं। किसी भी इसेंशियल किसके लिए हैं? डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि कहने का अर्थ यह है कि वर्तमान समय में किसी भी उद्योग उपक्रम के या उद्योग के विकास के लिए आवश्यक हैं। क्या आवश्यक हैं? इनोवेशन करना, यानी नवाचार करना। ठीक है। नेक्स्ट, इनोवेशन मीन्स द प्रोडक्शन ऑफ न्यू आइटम, यानी किसी भी उत्पाद को या वस्तु को नए तरीके से उसका उत्पादन करना। क्या कहलाता? इनोवेशन। समझ में आ गया होगा ना? जैसे उदाहरण के रूप में हम बात करें हैं, जो एक वसा युक्त साबुन आता है ना, कपड़े धोने का जो साबुन आता है, जिसमें ये एक साबुन है, कपड़े धोने का साबुन है, इसमें वसा की मात्रा अधिक है, यानी फैट अधिक है। तो इससे मानव पर, ह्यूमन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? इसका इफेक्ट पड़ेगा कि मानव पर, यानी कि इस अधिक फैट युक्त सोप का यूज करने से जो मानव हैं, यानी जो मैन हैं या जो ह्यूमन हैं, उनकी जो स्किन संबंधी विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न हो रहे हैं। तो क्या करेंगे? नवाचार के अंतर्गत यह किया जाए कि इस साबुन के स्थान पर कपड़े धोने का जो वॉशिंग डिटर्जेंट हैं, उनका प्रयोग किया जाए। यानी कि इस वसायुक्त साबुन के स्थान पर वॉशिंग डिटर्जेंट हैं, उनका उपयोग किया जाए। जो डिटर्जेंट पाउडर आता है ना, वॉशिंग पाउडर, उनका प्रयोग किया जाए। ठीक है। तो यह भी एक इनोवेशन या नवाचार ही है। समझ में आ गया होगा? उदाहरण के रूप में समझ में आ गया? ये जो साबुन था जो वसायुक्त, उसके स्थान पर डिटर्जेंट का प्रयोग करना। यह डिटर्जेंट क्या है? एक साबुन का प्रयोग करने के स्थान पर एक सब्सिक्वेंट है एक। ठीक है। उसका एक दूसरा रूप है, अल्टरनेट है उसका। तो ये क्या कहलाएगा? नवाचार। जैसे दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो जो स्मॉल कंप्यूटर हैं, कंप्यूटर हैं जो दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे कंप्यूटर हैं, अब कंप्यूटर के स्थान पर उसका अल्टरनेट क्या होगा? स्मार्टफोन। जो कंप्यूटर के सारे कार्य हैं, जो कंप्यूटर के फंक्शन हैं, उनको स्मार्टफोन में प्रोवाइड करना क्या कहलाएगा? इट इज़ कॉल्ड इनोवेशन। यह भी एक नवाचार ही है। यानी कि समझ में आ गया? वस्तुओं को नए तरीके से उत्पादन करना जिससे ग्राहकों को एकदम संतुष्टि प्राप्त हो सके, क्या कहलाएगा? नवाचार। ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें और फिर इसे अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लें। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट? ले लिया स्क्रीनशॉट? अब इसके बाद हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। सॉरी, इसी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। द मेन ऑफ इनोवेशन, इनोवेशन का उद्देश्य क्या होता है? इज मेन एम ऑफ इनोवेशन इज टू प्रोवाइड मैक्सिमम सेटिस्फिकेशन टू द कस्टमर। यानी कि इनोवेशन का, नवाचार का मुख्य उद्देश्य है उपभोक्ताओं को अधिकतम संतुष्टि प्रदान करना। मैक्सिमम सेटिस्फिकेशन टू कस्टमर, यानी उपभोक्ताओं को अधिकतम संतुष्टि प्रदान करना। समझ में आ गया?
यानी कि नई वस्तु का इस प्रकार से उत्पादन करना कि उपभोक्ताओं को या ग्राहकों को अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो सके। आज के युग में नव परिवर्तन और उसका उपयोग किसी संस्था के बहुमुखी विकास के लिए आवश्यक है। यानी किसी भी संस्था का, ऑर्गेनाइजेशन का विकास करना है तो उसे नव परिवर्तन को अपनाना होगा, नवाचार, इनोवेशन को अपनाना होगा। नव परिवर्तन का आशय है किसी नई वस्तु का उत्पादन करना, जैसे वसा आधारित कपड़े धोने के साबुन के स्थान पर कृत्रिम रूप से साफ करने वाला धावन सोडा यानी कि वॉशिंग पाउडर है उसका प्रयोग करना। किसी वस्तु में परिवर्तन करके उससे अधिक उपयोगी बनाना। इनोवेशन का दूसरा अर्थ है किसी वस्तु में परिवर्तन करना, यानी कोई प्रोडक्ट है उसमें उसे मॉडिफाई करके अधिक उपयोगी बनाना। ठीक है, जैसे कंप्यूटर का उपयोग, कंप्यूटर को मॉडिफाई करते हुए स्मार्टफोन बनाना, ठीक है, या टैबलेट को मॉडिफाई करते हुए उसको छोटे रूप में स्मार्टफोन के रूप में प्रोवाइड करना। नव परिवर्तन का उद्देश्य मुख्य रूप से ग्राहकों को अधिकतम संतुष्टि प्रदान करना। समझ में आ गया ना इनोवेशन। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइवल एंड ग्रोथ, यानी किसी ऑर्गेनाइजेशन के सर्वाइवल का अर्थ है जीवित रहना या अस्तित्व बनाए रखना, और ग्रोथ का अर्थ है उसमें वृद्धि करना। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइवल एंड ग्रोथ, संगठन का अस्तित्व और उसके संरक्षण में वृद्धि करना। किसका कार्य है? यह मैनेजमेंट का प्रबंध का मुख्य कार्य है। ठीक है, देयर आर मेनली 3 ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। प्रमुख, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख रूप से कितने ऑब्जेक्टिव होते हैं? 3 ऑब्जेक्टिव। सर्वाइवल प्रोटेक्शन यानी कि उसे अस्तित्व बनाए रखना, उसकी ग्रोथ करना यानी वृद्धि करना, और प्रॉफिटेबिलिटी यानी कि लाभदायकता बनाए रखना। ये 3 किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं। These 3 ऑब्जेक्टिव आर म्यूचुअली डिपेंडेंट। ये तीनों ऑब्जेक्टिव हैं एक दूसरे से पारस्परिक रूप से, म्यूचुअली रूप से डिपेंडेंट हैं, पारस्परिक रूप से एक दूसरे पर निर्भर हैं। सच एज एग्जिस्टेंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज नेसेसरी फॉर ग्रोथ। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ करने के लिए नेसेसरी हैं। क्या नेसेसरी हैं? उसका अस्तित्व बनाए रखना। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ करने के लिए पहले तो उसके अस्तित्व का होना आवश्यक है। नेक्स्ट, प्रॉफिटेबिलिटी इज नेसेसरी फॉर लॉन्ग टर्म सर्वाइवल। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को लंबे समय तक अपना अस्तित्व बनाए रखना है तो उसे प्रॉफिट अर्न करना पड़ेगा। बिना प्रॉफिट अर्न किए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है लंबे समय तक एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। यानी कि कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई उपक्रम है बिना प्रॉफिट के लंबे समय तक अस्तित्व में नहीं रह पाएगा। इसके लिए प्रॉफिट अर्न करना आवश्यक है। किसी संगठन के मुख्यतः 3 उद्देश्य होते हैं। पहला, अस्तित्व संरक्षण, अपने अस्तित्व को बनाए रखना। दूसरा, वृद्धि, और तीसरा, लाभदायकता। ये उद्देश्य परस्पर एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। जैसे वृद्धि करने के लिए संगठन का अस्तित्व होना आवश्यक है। जो ग्रोथ है, ग्रोथ कैसे संभव होगी? कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो अस्तित्व बनाए रखेगा तभी तो ग्रोथ करेगा। दीर्घकालीन अस्तित्व के लिए लाभदायकता आवश्यक है। जैसे उसे लॉन्ग टाइम बिजनेस को सर्वाइव करना है, लंबे समय तक जीवित रहना है तो लाभदायकता को बनाए रखना होगा। ठीक है, ये हमारा जो इम्पोर्टेंस कंप्लीट हो गए। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक अपन अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रबंध की प्रकृति। आज वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया है, प्रबंध का महत्व, इम्पोर्टेंस। ठीक है, तो इनको समझ लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें और फिर अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लें। जहाँ तक हो सके डाउट नहीं आएगा, फिर भी डाउट आता है तो वीडियो को कम से कम 2 बार वापस उसे रिपीट करें, 2 बार देखें। फिर भी डाउट आता है तो डाउट सेशन की क्लास होगी, उसमें हम डाउट को क्लियर कर लेंगे। ठीक है, ओके।